अंशिका पाठक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी लोकसभा में चुने हुए सांसद शपथ लेंगे। दरअसल 280 सांसदों ने बीते रोज शपथ ली थी और आज 272 सांसद शपथ लेंगे और इसके साथ ही एनडीए आज लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार का ऐलान भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया गया कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए दोपहर 12 बजे तक नॉमिनेशन यानी नामांकन किए जा सकते हैं और उससे पहले एनडीए अपने उम्मीदवारों के या अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। और आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि स्पीकर के लिए जो चुनाव होना है, क्योंकि इस बार अंशिका विपक्ष कुछ अपेक्षाकृत मजबूत है तो स्पीकर का चुनाव हो रहा है क्योंकि बीते 2 टेन्योर से स्पीकर के लिए जो बहुमत होने की वजह से स्पीकर नॉमिनेट किए जा रहे थे और अब इस बार चुनाव होगा और देखना ये चुनाव भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और आज एनडीए उम्मीदवार का ऐलान भी करेगा। दोपहर 12 बजे से शुरुआत इसकी होगी। पहले सत्र का दूसरा दिन है। लोकसभा में चुने हुए जो सांसद है वो आज भी शपथ लेंगे। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर दिल्ली से, जहां पर अमित शाह से आज जगत प्रकाश नड्डा मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुलाकात करेंगे अमित शाह से। आज एनडीए के स्पीकर के नाम के ऐलान से पहले ये मुलाकात होगी और कई मायनों में खास होगी। अभी भी जब तक किसी और को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया है तब तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ। और आज मुलाकात वो करेंगे अमित शाह से और चर्चा होगी इस बात पर कि आखिर किसे उतारना है, क्या करना है। स्पीकर के नाम को लेकर जो है चर्चा होगी और ऐलान से पहले ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच आज सीएम साय दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताते चले हैं कि बीजेपी के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा की सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दे ही दिया है। बीजेपी ने उन्हें रायपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था जो कि उन्होंने अच्छे खासे अंतर से जीता और रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल कर वे दिल्ली आए हैं। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद शनिवार को सीएम अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और इसके बाद ये माना जा रहा है कि राज्य में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, कैबिनेट में किन्हें शामिल किया जाएगा, चर्चा किसकी चल रही है और आज ये दौरा सीएम का दिल्ली का कितना अहम? तनु, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ इसके बारे में डिटेल्स हैं अपने पास? तो तनु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी से विष्णुदेव साय मुलाकात करेंगे और कैबिनेट में 2 मंत्री पद की जगह खाली है जिस पर चर्चा की जाएगी। विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा बेहद ही अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, अमित शाह से उनकी भेंट हो सकती है और कई बड़े दिग्गज बीजेपी के उनसे मुलाकात हो सकती है। संभव है कि वो जेपी नड्डा से भी मिले, लेकिन अभी इसको लेकर आधिकारिक जानकारी कोई नहीं मिली है। बड़े नेतृत्वों से उनकी मुलाकात अहम हो जाती है। कैबिनेट में किसे शामिल किया जाना है क्योंकि 2 पद अभी भी खाली बताए जा रहे हैं और मंत्री पद को लेकर ये विस्तार किस तरह से, किस आधार पर किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा जानने का। और आज विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे। तनु से बात करते हैं हमारी सहयोगी तनु। आवाज मिल पा रही, जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आज विष्णुदेव साय मुलाकात करने वाले, संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात होगी। क्या कैबिनेट विस्तार से इसका कोई कनेक्शन है? जी बिल्कुल, देखिए सीएम साहब जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा और भी राष्ट्रीय नेताओं से उनकी जो है मुलाकात हो सकती है, संगठन के पदाधिकारियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि इस दौरान छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में 2 पद जो रिक्त हैं उसके लिए भी वहां पर जो है वो चर्चा हो सकती है। इसके अलावा और भी कई अहम मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर भी सीएम साहब जो है वो चर्चा कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोहन कैबिनेट की बैठक की, जो कि आज होने वाली है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिलेगी। आपको बता दें कि सुबह करीब 10:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और बैठक के बाद दोपहर करीब 12:15 बजे सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और दिल्ली का दौरा किन विषयों पर होगा, क्या प्रमुख बिंदु रहेंगे, आज किन नेताओं से मुलाकात हो सकती है, ये भी अंशिका देखने का विषय रहेगा। और आज का मोहन कैबिनेट की बैठक के बाद संभव है कि प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उनकी संभव है। और आज सुबह 10:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होनी है और इस बैठक में उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी, ऐसी जानकारी अब तक मिल रही है। और इस बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है जो कि प्रदेश के विकास कार्यों से सीधे संबंधित हैं। और आज सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी और इसकी बैठक के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। और ये दिल्ली का दौरा किन विषयों को लेकर होगा, ये भी देखने का विषय है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट में चर्चा करने के बाद वे दिल्ली जाएंगे, तो संभव है कि कुछ एक विषयों पर, कुछ एजेंडों पर स्थिति निर्णायक करने के बाद वे दिल्ली जाएं और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी या संगठन के नेताओं से, इस संबंध में वे दिल्ली जा रहे हैं, इस बारे में और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आज की ये बैठक कई मायने में अहम मानी जा रही है। कई प्रस्तावों पर आज मुहर लगनी है, उन्हें आगे पाइपलाइन में डाला जाना है जिससे कि प्रदेश के विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। और आज की ये कैबिनेट बैठक जिसकी अध्यक्षता करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही इस पर चर्चा भी होगी, हरी झंडी मिलेगी कई प्रस्तावों को। 10:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और दोपहर में सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कई अहम प्रस्ताव मध्य प्रदेश के विकास के लिए, उन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उन्हें हरी झंडी भी दिखाई जा सकती है। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। वासु, आज की कैबिनेट के बैठक के एजेंडे क्या रहेंगे, साथ साथ ये भी बताइएगा कि दिल्ली जाने का क्या आधार रहेगा, क्या कुछ विषय तय हुए हैं, दिल्ली किस कारण जाना हो रहा है सीएम का? 10 बजे मंत्रालय में होगी और बेहद महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि अब इस कैबिनेट की बैठक के बाद जो अगली बैठक होगी वो विधानसभा के अंदर होगी, यानी कि मानसून सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा और ये बजट सेशन भी है। सरकार का बजट के लिहाज से आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज बजट को लेकर जो प्रेजेंटेशन है वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच दिया जाएगा। जो मंत्री हैं वो बजट को लेकर अपने सुझाव देंगे। इसके अलावा सरकार ने पूरे प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे थे जिसमें सभी वर्ग शामिल हैं, चाहे युवा हो, स्टूडेंट्स हों, व्यापारी हों, उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हों, छोटे व्यापारी हों, और इन तमाम लोगों से जो सुझाव मांगे गए थे तो उनका कैसे समावेश किया जाए, कैसे बजट में उन तमाम सारी योजनाओं के लिए प्रावधान किया जाए जो लगातार सरकार की ओर से चल रही हैं। कल हम लोग जब जगदीश देवड़ा से बात कर रहे थे जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, यानी कि जो लाडली बहना योजना है वो भी कंटिन्यू होगी इस बजट में। उसके लिए भी जो बड़ा प्रावधान है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज की कैबिनेट के वो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं और इसके अलावा कई सारे जो विकास के कार्य मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, अलग अलग जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे मेट्रो प्रोजेक्ट की बात हो, क्योंकि हाल ही में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर सीएम ने महत्वपूर्ण बात कही थी कि तेजी से अब इस पर हम लोग काम करेंगे। रोड डेवलपमेंट की बात हो तो इन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर जो है आज कैबिनेट में चर्चा होगी। कई जो अहम प्रस्ताव हैं उनको पारित भी किया जाएगा, उनको पास भी किया जाएगा। और बिल्कुल देखिए चूंकि मध्य प्रदेश में अब मानसून सेशन चालू होने वाला है, अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है और इसके अलावा 3 अन्य और उपचुनाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, चाहे वो रामनिवास रावत की सीट विजयपुर हो, बीना हो, निर्मला सप्रे की सीट या फिर बुधनी हो शिवराज सिंह चौहान की सीट। तो इन तमाम बातों को लेकर आज सीएम संभवतः दिल्ली में आला कमान से बड़े नेताओं से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, देश में आपातकाल के विरोध में बीजेपी आज काला दिवस मनाएगी और प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही भोपाल बीजेपी कार्यालय पर मीसाबंदियों का सम्मान भी किया जाएगा।
1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से लागू किए गए आपातकाल के विरोध में बीजेपी एक काला दिवस मना रही है। साल 1975 में 25 जून के बाद से ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन के हस्ताक्षर के बाद देश में आपातकाल लागू किया गया था। भारतीय जनता पार्टी इस आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाएगी। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक तरह का ये सांकेतिक प्रदर्शन बीजेपी हर साल करती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी भी आज आपातकाल को लेकर काला दिवस मनाएगी। प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन होगा। दरअसल रायपुर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे और बस्तर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, तो वहीं रायगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव, बिलासपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल का काला दिवस नाम से ये कार्यक्रम करेगी और इस कार्यक्रम में साल 1975 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के द्वारा लगाए गए इमरजेंसी का विरोध करेगी। बीजेपी के नेताओं का इस काला दिवस को लेकर कई बड़े नेताओं का इस पर बयान आया। उनका ये कहना है कि पूरी देश को एक जेल में तब्दील कर दिया गया था, जो कि लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन ही था, तो उसे काला दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है। बढ़ते आगे। बरसाना के मानस मंदिर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ हुई महापंचायत में एक बड़ा फैसला लिया गया है। महापंचायत में शामिल संतों महंतों ने एक सुर में फैसला लिया कि पंडित प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी ही होगी। जब तक वो माफी नहीं मांगते उन्हें बरसाने के किसी भी मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, फैसले में कहा गया है कि प्रदीप मिश्रा यदि माफी मांगने आएंगे तो बिना संतों महंतों की अनुमति के प्रवेश भी नहीं मिलेगी। दरअसल ब्रिज के धर्माचार्यों ने पंडित प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ कर लेने के लिए भी खुली चुनौती दी है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर महापंचायत हुई थी। प्रदीप मिश्रा एक दुकानदार है जो रुद्राक्ष और माला सामान बेच करके व्यापार करके अपना काम चला रहा है। ऐसे व्यापारी कथावाचकों को सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदीप मिश्रा सोशल मीडिया पर क्षमा मांगे और कहे कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मेरे द्वारा ये वक्तव्य दिया गया। फिर आने का अपनी सूचना दें कि वो राधा रानी मंदिर कब आ रहे हैं। यदि वो शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं तो मंदिर में प्रवेश नहीं है, वो हमारे कहीं भी आ जाए। अब हमसे उन्होंने धीरकासुर कहा है ना, तो धीरकासुर लीला पूरी करके दिखाएंगे वो लीला कैसे हुई थी। शास्त्रार्थ करने के लिए हर तरह से तैयार है और वो जिसको लाना चाहे उसको साथ में ले आवे। यदि वो क्षमा मांगने आवे तो श्री लालजी जी के मंदिर में आवे और कहे मेरी बुद्धि खराब हो गई, मति मारी गई थी, उसे क्षमा कर दिया जाएगा। और यदि वो अपने अभिमान पर टिका है तो उस आंदोलन के लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। और बढ़ते आगे। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी कल वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड भी भगवान को भेंट किया और उनकी शादी के लिए मंगल कामना की। जिसके बाद नीता अंबानी ने गंगा जी की आरती में भी हिस्सा लिया और दर्शन पूजन के बाद नीता अंबानी ने कहा कि मैं भगवान शिव को अपने बेटे की शादी के लिए न्योता देने के लिए आई हूं। आपको बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की 12 जुलाई को शादी होनी है और गंगा जी की आरती के बाद नीता अंबानी ने गोदौलिया स्थित काशी चाट भंडार पहुंचकर जलपान किया। काशी विश्वनाथ धाम के लिए 1,51,00,000 और अन्नपूर्णा मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दान भी किए। ओम त्र्यंबकं यजामहे
तो नीता अंबानी ने काशी विश्वनाथ में पूजा की है और आप देख सकते हैं जलाभिषेक किया, फिर दुग्धाभिषेक किया, हाथ जोड़कर नमन किया शिवलिंग के सामने और साथ ही उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के जो शादी का कार्ड है उसे भी चढ़ाया और न्योता दिया भगवान शिव को कि जरूर आए वो भी। बाहर जो चाट की दुकानें हैं वहां पर भी वो चाट का स्वाद लेती नजर आई और काफी ज्यादा भीड़ इस दौरान काशी में नजर आई। और राधिका और अनंत की शादी का न्योता देने के लिए वो पहुंची थी। 3 तस्वीरें से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में दर्शन कीजिए बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के और ये सौभाग्य घर बैठे आपको प्राप्त हो रहा है। और इसके बाद गंगा आरती में शामिल हुई नीता अंबानी। वहां उन्होंने मां गंगा से प्रार्थना की और चाट भंडार में जाकर जलपान किया। ये वही प्रसिद्ध गौदोलिया बाजार का चाट भंडार है जहां वो जलपान करने पहुंचे। आज अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है और जो सोलर एनर्जी है यहाँ और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर हर महादेव। लास्ट टाइम आप आई थी अपने बर्थडे पर आई थी, हाँ। उसके बाद आपने बदलाव का जिक्र किया, लेकिन काशी के लोग भी चाहते हैं कि बनारस को ऐसी कोई निशानी रिलायंस इंडस्ट्री दे के जाए ताकि सालों तक लोग उसको याद कर सकें। हाँ, तो यहाँ तो मेरा बहुत काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मैं दर्शन करने आई थी 10 साल पहले, बट मेरा कारीगरों के साथ बहुत सालों से रिश्ता है। मैं अभी इसके बाद गंगा माँ की आरती के बाद वहीं जा रही हूँ सब कारीगरों से मिलने। रिलायंस फाउंडेशन और स्वदेश के मीडियम से हम उन्हें लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट और ग्लोबल रिकग्निशन देना चाहते हैं। हाँ, ज़रूर से मेरे बच्चे अनंत और राधिका के साथ मैं ज़रूर से आऊँगी यहाँ, एक बार शादी हो जाए उसके बाद। और बस मुझे तो ये माँ गंगा और भोलेनाथ बाबा अपने बच्चों पर और सभी भारतीयों पर उनका आशीर्वाद सदा रहे। और हर हर महादेव। मैं 10 साल पहले आई थी और अभी यहाँ मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ गंगा आरती के टाइम आई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति लग रही है मन में, बहुत ही सुंदर। दर्शन भी किए मैम आज बाबा विश्वनाथ के। मैम आप इन्विटेशन एक तरीके से लेके आएंगे, यहाँ पर जो माहौल होता है पीएम मोदी जी सब लोग आते हैं, अलग ही एंथुसियाज्म रहता है। क्या अनुभव हुआ आपको, अंदर से क्या फील है, मैम क्या कहना चाहिए? बस ये इतनी शक्ति है यहाँ और जो डिविनिटी में एक्सपीरियंस होता है दैट ओनली वन पर्सन कैन एक्सपीरियंस। थैंक यू। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रायसेन से एक अहम खबर आपको बता दें, पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा किया है। प्रेमी ने 35 साल की महिला की हत्या कर दी। शादी का दबाव, ब्लैकमेलिंग से परेशान था, महिला की गला दबाकर हत्या की गई। दरअसल बिकलपुर में पुलिया के पास इस महिला का शव मिला था और सिलवानी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 35 साल की महिला और प्रेमी परेशान था, ब्लैकमेलिंग और शादी की बात जब महिला करती थी, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी।
के निर्देश दिए और उनके निर्देशन में एक टीम गठित की गई। तत्काल जो है इस हत्या के गुत्थी को सुलझाने में पुलिस टीम द्वारा सतत प्रयास किया गया। का डिटेल एवं भौतिक साक्ष्यों और परिजनों के कथनों के अनुसार जो है जिसके ऊपर शंका कर रहे थे उसको बुला के उसको कथन लिए गए। कथन के आधार पर जो है संदेह व्यक्त के आधार पर चंदेही को के विरुद्ध अपराध 302 का प्रकरण कायम किया गया। कोरबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ओवरब्रिज से एक बाइक नीचे गिर गई और इस बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि ये पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और वहां से लौटते वक्त ये हादसा हुआ। उरगा थाना क्षेत्र की ये पूरी दुर्घटना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।